गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने क्षितिज बुक का पहला पाठ पढ़ा जो कि सूरदास द्वारा रचित पद्य थे। आज हम क्षितिज बुक के गद्य भाग का पाठ 10 और पहला पाठ पढ़ेंगे। ये क्षितिज पुस्तक का पाठ 10 है। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और गद्य भाग का है पहला पाठ। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक स्वयं प्रकाश एक महान कहानीकार थे। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और इसके उपरांत राजस्थान में ही औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने नौकरी की और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के फिर वो भोपाल में रहने लगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है बच्चों अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना। वो एक महान कहानीकार, उपन्यासकार थे। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे बनमाली पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1947 में उनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2019 में उनका देहांत हो। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है और उन्होंने उपन्यास लिखे। उनमें से ईंधन उपन्यास बहुत अधिक प्रसिद्ध है। लेखक की भाषा शैली तत्सम तद्भव शब्दों का बहुत ही अनूठा उसमें उन्होंने प्रयोग किया है। भाषा सुमधुर है और आसानी से समझने वाली है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं है। क्लिष्ट होता है कठिन शब्दों का, और मुहावरों का भी बहुत ही अनूठा प्रयोग उन्होंने किया है। अब ये था बच्चों कहानीकार के बारे में परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक ने देशभक्ति को दर्शाया है। देश के बारे में उन्होंने बताया है कि देश एक केवल भूभाग को ही देश नहीं कहते हैं। भूभाग को ही देश नहीं कहते, जैसे पूर्व से पश्चिम तक कहाँ तक हमारे देश की सीमा फैली हुई है तो उसे ही देश नहीं कहते, बल्कि देश बनता है यहाँ के लोगों से, यहाँ के जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से और यहाँ के भूभाग से। इन सारी चीज़ों से मिलकर के देश बनता है। इस पाठ के माध्यम से कहानीकार लेखक स्वयं प्रकाश ये संदेश देते हैं कि केवल देशभक्ति की भावना यही नहीं होती कि हम देश के लिए मर मिटे। जैसे कि बहुत से ऐसे हमारे नेता लोग हैं और बहुत से हमारे ऐसे क्रांतिकारी हैं या देशभक्त हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन देशभक्त हर वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे देश की भलाई हो। एक छोटे से छोटा बच्चा भी देशभक्त हो सकता है। हम भी इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से देशभक्ति कर सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुओं को सार्वजनिक नुकसान नहीं पहुंचाना, सार्वजनिक इमारतों में तोड़फोड़ ना करना, या ऐसे कोई जो असामाजिक तत्व है उन असामाजिक तत्वों के बारे में लोगों को बता करके और हम हमारे देश में होने वाले नुकसान से उसको हम बचा सकते हैं। ऐसे इस पाठ में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था और उस चश्मे को लगाने वाला मूर्तिकार की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात छोटे छोटे बच्चों ने एक सरकंडे से चश्मा बना करके उनकी मूर्ति पर लगा दिया था। तो ये देख करके वो हालदार साहब इसमें बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि आजकल भी या इस समय भी हमारे देश की छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना है। पहले हमने लेखक परिचय और
पाठ परिचय पढ़ा। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द और उनका अर्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ। हालदार। हालदार का मतलब होता है हवलदार। प्रतिमा। प्रतिमा होता है मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति। ऊहापोह। ऊहापोह का मतलब होता है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना या ऐसी स्थिति में हो जाना कि क्या करे क्या ना करे, कोई चीज समझ में नहीं आना। शासना अवधि। शासन का समय, जैसे कि कोई भी शासन का समय 5 साल है 4 साल है, वो समय। खटकती है, महसूस होती है। खटकती है, महसूस होती है। कौतुक भरी। आश्चर्य भरी। कौतुक भरी, आश्चर्य भरी। आइडिया विचार। आइडिया विचार। दुर्दमनीय। दुर्दमनीय होता है जिसको हम वश में नहीं कर सकते, जिसका हम दमन नहीं कर सकते। आहत। दुखी। आहत होता है दुखी होना। नतमस्तक, सिर झुकाना। नतमस्तक, सिर झुकाना। फेरी लगाना। घूम घूम करके सामान बेचने वाला, जो घूम करके सामान बेचता है उसे बोलते हैं फेरी लगाने वाला। कोम। कोम होता है जाति। जाति जैसे हमारी जाति है मनुष्य जाति। होम, हवन करना, नष्ट करना। प्रफुल्लता, प्रसन्नता। प्रफुल्लता, प्रसन्नता। अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़े होना। अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़े होना। हृदय स्थली, मध्य का स्थान, बीच का स्थान। आंखें भर आना, भावुक हो जाना या आंखों में आंसू आ जाना। बच्चों ये थे हमारे पाठ के शब्दार्थ। अभी हमने इस पाठ के शब्दार्थ पढ़े। अब हम ये पाठ जो कि हमारा लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी है नेताजी का चश्मा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके मुख्य बिंदु है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कस्बे में नेताजी की प्रतिमा। उसके बारे में एक हालदार साहब थे जो अपने किसी कंपनी के काम से, हालदार है हवलदार से, कंपनी के काम से उस कस्बे में होकर के हर 15 दिन से वहाँ से जाते थे। तो वो जीप पे बैठ करके जाते थे बच्चों। तो वो जीप एक वहाँ के चौराहे पे होकर गुजरती थी या चौराहे से जाती थी और उन्हें उस कस्बे से आगे के गांव में अपने काम के सिलसिले से जाना होता था। उस चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई थी, जो मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, और सिनेमा घर, और वहाँ पर एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ छोटे मोटे काम हमेशा करवाती रहती थी। एक बार नगर पालिका के अध्यक्ष की शासनावधि समाप्त होने का समय आया। शासनावधि समाप्त होना मतलब समय, जो भी उनके शासन का 5 साल का समय था वो पूरा होने को आया। तो वो अपने शासन की अवधि रहते हुए ही वो एक काम और करवाना चाहते थे जिससे कि लोग उनके शासन को याद रखें। तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति वहाँ पर बनवाने की सोची। अब उनके पास बजट का अभाव था और समय का भी अभाव था, बजट थोड़ा ही था। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ के स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर थे, मास्टर मोतीलाल, उनको ही बुला करके वो मूर्ति बनाने का निश्चय किया। मास्टर मोतीलाल जी ने भी वो मूर्ति बनाने के लिए 1 महीने का उन्हें समय दिया। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में आपको मूर्ति बना करके दे दूँगा। इसके बाद बच्चों मूर्ति की बनावट। अब मूर्ति कैसी थी? मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी और 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक बनी हुई मूर्ति बस्ट कहलाती है। ये मूर्ति नेताजी की बहुत ही सुंदर थी, संगमरमर से बनी हुई थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उस मूर्ति में एक कमी थी जो खटकती थी और हालदार साहब
कमी को ही महसूस करते थे कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन उस पर चश्मा रियल था। रियल मतलब वास्तविक चश्मा था, काले मोटे फ्रेम का। जब भी हवलदार साहब उधर से गुजरते थे, हर बार वहाँ पर दूसरा चश्मा उन्हें लगा हुआ दिखाई देता था। तो इस बारे में भी वो सोचते थे। वो ये सोचते थे कि क्या कारण है कि शायद चश्मा बनाने वाला भूल गया है या ये चश्मा टूट गया है। तो इस बात को देख करके भी उनके चेहरे पर एक कौतूक भरी सी मुस्कान आ जाती है कि वास्तव में यहाँ के कस्बे के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति से भरी हुई भावना है। चश्मे का बदलते रहना। जब भी वो उस रास्ते से जाते, हर बार हवलदार साहब ये देखते कि चश्मा बदलता है, तो उनके मन के अंदर ये कौतुक या आश्चर्य जागता था कि चश्मा क्यों बदलता रहता है, क्या कारण है। तो एक बार जब वो पान खाने के लिए उसी चौराहे पर रुके, उस चौराहे पर एक पान की दुकान थी, तो उन्होंने उस पान वाले से चश्मे के बारे में पूछा। तो पान वाला बोलता है कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदल देता है। नेताजी ने सोचा कि कैप्टन चश्मे वाला या तो कोई सिपाही होगा या कोई फौज में भर्ती हुआ होगा या नेताजी का कोई साथी होगा। यह विचार उनके मन में आया और उन्होंने पूछा उसके बारे में, पान वाले से पूछा। तो पान वाला हंसने लगा, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो कोई कैप्टन है क्या। तो इस बात से भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि लोग क्यों हंसते हैं, क्या कारण है। इस तरह से आश्चर्य हुआ और पान वाला को देखा, जो कि एक मोटा सा काला सा आदमी था, हर समय हंसता रहता था, दूसरों की मजाक उड़ाता रहता था और अत्यधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल पीले से, काले पीले से ऐसे थे। लेकिन वो उनको उसने सारी ये बात बताने से बच्चों मना कर दिया। तो कैप्टन साहब उस दिन तो वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वहाँ पर चश्मा फिर से बदला हुआ था। फिर वो उससे पूछते हैं, तो उस समय वो कहता है पान वाला कि वो तो एक कमज़ोर सा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी है। आप कहते हो कि वो किसी फौज में है, वो मरियल काला आदमी क्या फौज में जाएगा। वो तो एक बहुत ही गरीब सा आदमी है, वो कोई सिपाही नहीं है, वो तो एक चश्मे बेचने का कार्य करता है और फेरी लगा करके चश्मे बेचता है। ये बात सोच करके हवलदार साहब के मन में ये भावना उठी कि एक साधारण से व्यक्ति के मन में भी देशभक्ति की भावना हो सकती है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के हो। मूर्ति में चश्मे का न हो। एक बार कुछ समय के पश्चात हवलदार साहब फिर से उसी रास्ते से गए, तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है और वहाँ की आसपास की जो भी दुकानें थी वो दुकानें भी बंद थी। तो उन्हें इस बात से बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। वो आए, सोचा और वापस वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय के बाद में अपने काम के सिलसिले से उसी रास्ते से वो गुजरे। फिर आकर के उन्होंने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा। उसी समय वो कैप्टन चश्मे वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया। तो पान वाले ने कहा कि देख लो, वो आ रहा है कैप्टन चश्मे वाला। तो वो देखते हैं वो वास्तव में एक कमज़ोर सा, मरियल सा व्यक्ति था और उसने एक छड़ी के सहारे अपने चश्मे टांग रखे थे और वो जगह जगह पर ला करके उस छड़ी को टांग देता था उस वहीं पे और एक चश्मा उतार करके नेताजी की प्रतिमा पर लगा देता था। और कोई ग्राहक आ जाता था और उसे अगर नेताजी के चश्मे वाली जो नेताजी के चश्मा पसंद आ जाता था मूर्ति पर लगा हुआ, तो वो ग्राहक वही चश्मा उतार के दे देता था ग्राहक को।
और वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता था, क्योंकि वो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास एक जैसे फ्रेम का एक से अधिक चश्मा नहीं था, इसलिए वो चश्मा उसे देता और वो चश्मा उतार लेता था। और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी बच्चों, इसलिए वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए उस चश्मे को उतार लेता था और वहाँ दूसरा लगा देता था। और वो मूर्ति इतनी सुंदर थी, उसकी बनावट ऐसी थी कि उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी के ये सुप्रसिद्ध नारे याद आने लगते हैं। और उसको देखते ही हालदार साहब बहुत अधिक भावुक हो जाते थे। कुछ समय के पश्चात फिर हालदार साहब उसी रास्ते से वापस उसी कस्बे में होकर के अपने काम के सिलसिले से जब जा रहे थे, चौराहे पे रुके, सारी वहाँ की दुकानें बंद थी, कोई वहाँ नहीं था, तो वो उस दिन वापस चले गए। उनके मन में एक आश्चर्य जागा कि क्या बात है, आज दुकानें भी बंद हैं और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी नहीं है। 15 दिन के बाद वापस हालदार साहब वहाँ से ही गुजरे, वहाँ से गए। तब उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि क्या बात है, आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तब उन्होंने कहा कि कैप्टन मर गए। पान वाले की आंखों में भी आंसू थे, वो वैसे उसका मजाक उड़ाता था लेकिन दिल से उसका सम्मान करता था। और कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। हालदार साहब ने अब मन में सोचा कि अब कभी भी इस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा। और हालदार साहब खुद भी एक देशभक्त थे, और वो भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे की नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा तो मैं इस जगह पर नहीं आऊँगा, इस मूर्ति को नहीं देखूंगा। कुछ समय पश्चात वापस वो उसी रास्ते से गुजरी अपने कार्य के सिलसिले से। तो उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया था कि आज चौराहे पर नहीं रुकना है, पान हम आगे जा कर के खा लेंगे। लेकिन जैसे ही चौराहा आया उन्होंने मूर्ति देखी और उन्होंने जबकि उनकी गाड़ी बहुत अधिक स्पीड से बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से कहा रोको, और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाए और गाड़ी अच्छी तरह से रुकी ही नहीं थी, वो वहाँ से कूद गए और दौड़ करके अटेंशन में यानी कि सावधान की मुद्रा में नेताजी के सामने खड़े हो गए। वहाँ जो चीज़ उन्हें देखी उससे उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज भी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारी भावी पीढ़ियों के पास है और ये भावी पीढ़ियाँ इस भविष्य को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि इनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। बच्चों, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस पर एक चश्मा लगा हुआ था, जो बच्चे सरकंडे से बना लेते हैं, खेल खेल में ही वो सरकंडे से ऐसा चश्मा बना लेते हैं। सरकंडा एक ऐसी घास होती है जो अंदर से जैसे कि थर्माकोल होता है वैसी होती है, तो उसको जैसे भी चाहे वैसे मोड़ लेते हैं और मोड़ करके हम ऊपर वाली जो उसकी स्किन होती है वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है, अंदर से भी मुड़ जाती है और जैसी चाहे वैसी हम उससे आकृति दे सकते हैं। तो उससे बच्चों ने चश्मा बना दिया था और फिर उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर वो चश्मा लगा दिया था। उसको देख करके हालदार साहब बहुत अधिक भावुक हो गए और प्रसन्न भी हो गए कि अब हमारे देश के भविष्य को कोई खतरा नहीं है, हमारा देश उन बच्चों के हाथों में सुरक्षित है। ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी और ये इसका पाठ का सारांश। बच्चों, पहले हमने इस कहानी में पढ़ा हालदार साहब के बारे में, नेताजी की मूर्ति के बारे में, उसके छोटे से हिस्से एक चश्मे के बारे में पढ़ा, चश्मा कौन लगाता था, क्यों लगाता था, ये सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी है। ये चश्मा एक कैप्टन नामक व्यक्ति लगाता था, क्यों लगाता था? उसके मन में देशभक्ति की भावना थी,
उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। और ऐसी छोटी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। इस पार्ट में एक किरदार पान वाला था, वो दिखने में तो सबकी मजाक उड़ाता था, लेकिन बहुत ही भावुक व्यक्ति था। और इस पार्ट में हमें हालदार साहब के बारे में भी हमने पढ़ा, और ये पढ़ के हमारे मन में ये विचार आया कि हालदार साहब ये सब कुछ देखते थे, लेकिन फिर भी वो खुद चश्मा क्यों नहीं लगाते थे, कि वहाँ चश्मा नहीं था, कि अपन की मृत्यु के बाद तो वो चश्मा क्यों नहीं लगाते थे। ये सारी बातें हमारे मन में आती हैं कि उनके मन में देशभक्ति की भावना है, लेकिन वो चश्मा क्यों नहीं लगाते थे। जैसे कि उनके मन में ये विचार तो आता था कि ये बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, लेकिन शायद वो भी कुछ सोचते होंगे, कुछ उनका असमर्थताएँ होंगी। ये सारी इसको पढ़ने से करने से हमारे मन में बहुत सी बातें उठती है, विचार उठती है। और हालदार साहब भी जब बाद में देखते हैं कि बच्चों ने उस पर चश्मा लगा दिया, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और इस कहानी का पूरा सार ही यही है कि देशभक्ति को दर्शाना, कि हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। वो देशभक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिससे कि हमारे देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक खुशहाल रहे, हमेशा सुखी रहे। अब ये था हमारे इस पाठ का, इस कहानी का थोड़ा सा सार। हमने आज शब्दार्थ पढ़े, पाठ के मुख्य बिंदु पढ़े और कहानी पढ़ी। तो बच्चों, आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में, गृह कार्य की कॉपी में शब्दार्थ करने हैं और मुख्य बिंदु करने हैं और पाठ परिचय करना है। उसके पश्चात ये जो प्रश्नोत्तर है वो सब आपके गृह कार्य के। अब सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, समझेंगे। ये प्रश्न है और इनके उत्तर में आपको समझाऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी का मतलब होता है जो भी कोई सेना में हो। तो इसका उत्तर है कि सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। वो देशभक्ति में अपने हिसाब से कुछ न कुछ योगदान देना चाहता था और वो योगदान देता था। वो किस प्रकार से योगदान देता था कि जैसे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो उसके पास जो भी चश्मा था वो उस पर लगा देता था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी भावना को देख करके लोग उसको कैप्टन कहते थे, कैप्टन के नाम से पुकारते थे। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इस प्रश्न का उत्तर है, हालदार साहब पहले मायूस मतलब दुखी इसलिए हो गए थे क्योंकि जब वो चौराहे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। और जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि अब इस मूर्ति पर कभी भी कोई भी चश्मा नहीं लगेगा। इस कारण से वो पहले मायूस हो गए थे। और जब उन्होंने देखा कि बच्चों ने सरकंडे से चश्मा बना करके उस मूर्ति पर लगा दिया है, तो उस बात को देख करके वो भावुक हो गए और प्रसन्न हो गए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देश के बच्चों में, छोटे छोटे बालकों में देशभक्ति की भावना जीवित है। आज भी देशभक्ति की भावना उनमें है और हमारे देश के बच्चों के हाथों में
हमारा देश सुरक्षित है। आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार होंगे और हमारे देश को आगे की ओर लेकर जाएंगे। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इतनी सी बात। हवलदार साहब के लिए मूर्ति पर चश्मा ना होना या होना इतनी सी बात नहीं थी। उनके लिए ये एक साधारण बात नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हवलदार साहब भी सच्चे अर्थों में एक देशभक्त थे और जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने सरकंडे से उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया है, तो ये बात उन्हें छोटी सी न लगी, बल्कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी और वो इस बात पर भावुक हो गए, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। भावुक होने के साथ साथ वो अत्यधिक प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सोचा कि अब हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश के होनहार देशभक्त हैं, इसी कारण वो भावुक हो गए। प्रश्न 5, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेखा चित्र। रेखा चित्र गधे की एक विधा है। जैसे हम संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध आदि पढ़ते हैं, वैसे रेखा चित्र है, उसके अंदर हम बोल करके ही किसी के बारे में पूरा विवरण दे देते हैं और इस तरह से उसके बारे में विवरण देते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे सामने है। पूरा हम उसकी भूमिका, उसके बारे में पूरा हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। हवलदार साहब जब कस्बे से गुजरते थे तो वहाँ चौराहे पे रुकते थे। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति थी और वहीं पर एक दुकान थी जिस पर पान वाला बैठता था, पान लगाता था। वो एक मोटा, काला, हंसमुख व्यक्ति था। हर समय हंसता रहता था और पान खाता रहता था और पान थूकता रहता था। एक पान खाता और साथ में ही वो दूसरा पान फिर से मुंह में ले लेता था। वो हर समय दूसरों की मजाक उड़ाता था, लेकिन मन से बहुत अधिक भावुक था, क्योंकि वो कैप्टन के बारे में हवलदार साहब को कुछ इस तरह की ही टिप्पणियां करता है, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसे बहुत अधिक दुख होता है और इस तरह से वो एक भावुक व्यक्ति भी था। प्रश्न 6, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले की इस टिप्पणी पर हमारी निम्न प्रतिक्रिया होगी। सबसे पहले तो हम कैप्टन के बारे में बताते हैं कि कैप्टन एक सच्चा देशभक्त था और हवलदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। जब हवलदार साहब ने कैप्टन से के बारे में पान वाले से पूछा कि क्या वो कोई नेताजी का मित्र है, सहयोगी था, या कोई कैप्टन था, या स्वतंत्रता सेनानी था, ये बात पूछने के बाद में पान वाले ने कहा कि वो तो एक मरेल सा लंगड़ा व्यक्ति है, वो पागल है, वो क्या फौज में जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पान वाला उसका मजाक उड़ाता था। अगर हम पान वाले की जगह होते तो हम उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाते। हमें बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी की शारीरिक कमजोरी पर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी देशभक्ति की भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर हम उसकी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए और हमें हमेशा उसकी देशभक्ति की भावना की तरफ नतमस्तक होना चाहिए।
ये थे बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर। हमारा ये पाठ संपूर्ण हुआ, ये पाठ समाप्त हुआ। आपको इस पाठ का पाठ परिचय, शब्दार्थ, मुख्य बिंदु और ये प्रश्नोत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है। थैंक यू।